रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी की डिमांड पर बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रहे हैं कि सर जीडीसी के ऊपर कुछ और डिटेल से वीडियो बनाइए। आपका जो ज़्यादा सवाल ये आ रहा था कि सर हम कौन कौन सा जीडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग। मैंने एक जीडीसी के ऊपर पूरा वीडियो कवर किया था। उसमें यहाँ पर आप देखिए, ये जीडीसी का वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा। कितने समय बाद होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कौन कौन दे सकता है, एज लिमिट SC ST OBC UR के लिए बताई गई थी, EWS के बारे में बताया गया था और GDCE का सिलेबस कैसा होता है। आज मैं इससे हट के चर्चा करूंगा। अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, कौन कौन सी एग्ज़ाम आप जीडीसी के थ्रू दे सकते हैं, क्या क्या उनके लिए एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन हो सकती है और किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आइए हम चर्चा को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह ही मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, बिल्कुल शुद्ध जानकारी हो, त्रुटि के कोई चांस ना हो। देखिए, ये एक नोटिफिकेशन है, इसके थ्रू मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। रेलवे क्या कहता है जीडीसी के बारे में, आप बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखिए, all serving regular railway employees of central railway excluding RPF RPSF personnel, रेलवे के सभी एम्प्लॉय जीडीसी दे सकते हैं, छोड़कर किन्हें, आरपीएफ को और आरपीएसएफ को। ये मैंने उस वीडियो में बताया था। ठीक है, यहां पर आप देखिए जरा कौन कौन सा पोस्ट के लिए जीडीसी आपका निकलता है। यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए। ये लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर। ठीक है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश। ठीक, डिपार्टमेंट होता है इसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 होता है। मेन चीज है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसकी। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, 12वीं के समतुल्य कोई भी आपके पास शिक्षा होनी चाहिए। दिस शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट्स, 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए। ऑफ ड्यूरेशन 10 मिनट में। और ट्रांसक्रिप्शन इस टाइम कितना होना चाहिए, 50 मिनट। जो शॉर्ट हैंड वाले हैं वो सब जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ठीक, दूसरा इसमें आपका जो दूसरी जीडीसी दे सकते हैं आप, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये डिपार्टमेंट होता है कमर्शियल डिपार्टमेंट, जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होता है। डिग्री चाहिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से या डिग्री के समतुल्य कोई भी अन्य शिक्षा आपके पास हो। तीसरा है गुड्स गार्ड, जो ऑपरेटिंग विभाग में आता है। A2 इसका मेडिकल है। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, डिग्री या डिग्री के समतुल्य आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। स्टेशन मास्टर का दे सकते हैं, ये भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, मेडिकल है A2, सेम एजुकेशन है जो कि गुड्स गार्ड के लिए है। फिर है आपका जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आता है। C2 इसका मेडिकल है। डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पर्सन विद फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन ऑनर्स मास्टर डिग्री। पहले वरीयता किसे दी जाएगी, जिसके पास फर्स्ट और सेकंड क्लास डिवीजन से ऑनर्स मास्टर डिग्री होगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास डिवीजन से ऑनर्स की मास्टर डिग्री होगी, उनको वरीयता दी जाएगी। किस पोस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए। फिर आपके आगे है जूनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये कमर्शियल डिपार्टमेंट है, B2 मेडिकल है। इसकी एजुकेशन देखो बहुत ध्यान से, 12th को या 12th के समतुल्य है। नॉट लेस देन 50% मार्क इन एग्रीगेट, मतलब किसी स्पेशल सब्जेक्ट में नहीं, टोटल 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। यदि 50% मार्क्स इज नॉट बी इंसिस्टेड, 50% मार्क्स किन कैंडिडेट के लिए नहीं होंगे, जो SC ST कैंडिडेट होंगे, PWBD वाले। ठीक है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट हैं SC ST के, उनके लिए 50% का कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, ठीक, एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। एंड कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स हु पोजेसेस क्वालिफिकेशन हायर देन 10+2, ऐसे कैंडिडेट जो 12th से ज्यादा जिनके पास एजुकेशन है, डिग्री है, ठीक है, उनके पास, उनके लिए 50% होना आवश्यक नहीं है। लेकिन जिनके पास केवल 12th है, जो 12th से अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए 50% होने चाहिए ओवरऑल। ठीक है, अकाउंट्स क्लर्क में C2 मेडिकल मांगा जाता है और इसकी भी सेम ही यहाँ पे एजुकेशन है जो मैंने ऊपर बताई है, बिल्कुल सेम है। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखो मेन चीज आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जानिए हर एक चीज मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको सही से सही सूचना मैं यहाँ पर दे दूं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज लिमिट आप देखिए,
जनरल कैंडिडेट के लिए 42, ओबीसी के लिए 45 और एससी एसटी के लिए 47। तो आपको दिखाई दे रहा है 42, 45 और 47। यहाँ पर नोटिफिकेशन में डेट भी देगा बर्न ऑन आफ्टर, तो वो अपने अपने अलग अलग हिसाब से डेट देगा कि इस डेट के बाद आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज इसमें आपको मिल जाएगी, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए, सब चीज आपको समझ में आती है इसमें। एक एक चीज लेकिन समझना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं समझेंगे तो इसमें नुकसान और केवल किसका होगा, वो दोस्तों नुकसान आप ही का होगा, तो इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन, ओनली सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल रेलवे एलिजिबल, वही डाल सकते हैं जो वर्किंग है। ठीक है, जो वर्किंग है। लोअर देन द ग्रेड पे लेवल फॉर विच जीडीसी इज बीइंग हेल्ड, तो क्या क्या है, लोअर देन द ग्रेड पे लेवल फॉर विच जीडीसी इज बीइंग हेल्ड। दूसरा पॉइंट है सेम ग्रेड पे लेवल स्केल फॉर विच जीडीसी इज बीइंग हेल्ड आर परमिटेड टू अपीयर इन सिलेक्शन फॉर नॉन सेफ्टी। देखो अगर आप सेम ग्रेड पे से एक दूसरी जीडीसी जो सेम ग्रेड पे का है उस पर जाना चाहते हैं तो आपकी पोस्ट नॉन सेफ्टी होनी चाहिए और दूसरी पोस्ट सेफ्टी होनी चाहिए, तो मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या है, फॉर एलिजिबिलिटी सब्सटेंशिएटिव पे लेवल विल बी कंसिडर्ड। चौथा पॉइंट है कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट ऑन विच प्रेजेंटली वर्किंग। मान लो आप किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उसी पोस्ट का सेम पोस्ट का जीडीसी निकल गया तो आपको मान्यता नहीं दी जाएगी कि आप उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप तो सेम पोस्ट पर हैं, आपको हक नहीं दिया जाएगा। दोज कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन एंड और अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट, जिस दिन फॉर्म क्लोज होता है यानी कि लास्ट डेट तक, अगर आपके पास मांगी गई एजुकेशन नहीं है, मतलब आप अपीयरिंग वाले हो, मान लो डिग्री मांगी हुई है और डिग्री में आपका 3rd ईयर चला हुआ है और आपकी लास्ट डेट से पहले पहले आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो आपको मान्यता नहीं दी जाएगी, आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। देखो पढ़ सकते हैं, दोज कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग, जो अपीयरिंग वाले हैं। ठीक है, अवेटिंग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं 3rd ईयर के फाइनल एग्जामिनेशन का, ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट आर नॉट एलिजिबल, एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको ये बात। इसमें आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानने हैं। ये लिखा हुआ है एलिजिबल एम्प्लॉय शुड सबमिट ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन कोई चक्कर नहीं है। सेलेक्टेड कैंडिडेट आर लायबल टू पोस्टेड एनीवेयर ऑन सेंट्रल रेलवे, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा जीडीसी में उनको कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है रेलवे में, पूरे रेलवे में कहीं भी। ठीक है, डिसीजन ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई, ये तो मुंबई का नोटिफिकेशन था इसलिए ये बात आपके काम की नहीं है फिलहाल। द नोटिफिकेशन में बी डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। द नंबर ऑफ वैकेंसीज शोन इन द नोटिफिकेशन आर प्रोविजनल, जो वैकेंसीज निकलती हैं प्रोविजनल होती हैं आपकी, उनमें घटान बढ़ान हो सकता है, मतलब घटाई जा सकती हैं बढ़ाई जा सकती हैं। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू अल्टर द मोड ऑफ एग्जामिनेशन और रिकंडक्ट सीबीटी रिटन एग्जामिनेशन और कैंसिल पार्ट, या पूरी वैकेंसी को कैंसिल कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का बदलाव कहीं भी वो लोग कर सकते हैं, जैसे कि आपको ओपन भर्ती में आपको देखने के लिए मिलता है। आइए हम थोड़ी सी आगे की बात इसमें देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या होगी। ये देखिए ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल फिटनेस। आपका मेडिकल फिटनेस सेम वैसे ही चेक होगा जिस तरह से आपने ओपन भर्ती में मेडिकल स्टैंडर्ड अपना कराया था, तो मेडिकल एग्जामिनेशन सेम ऐसे ही होगा। द कैंडिडेट इम्पैनल्ड इन जीडीसी विल हैव टू पास द रिक्विजिट मेडिकल fitness test conducted by the railway administration to ensure that the candidate are medically fit to carry out the duties conducted with the post as per its medical classification. Candidate must ensure his her medical fitness, since in case of unfitness he she will not be given an alternate post. जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया अगर आपका मेडिकल उस हिसाब से नहीं है तो आपको कोई दूसरी पोस्ट उसकी जगह पे नहीं दी जाएगी, आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा मेडिकल के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी आपको ध्यान से समझ लेना एक बार। तो देखिए क्या है इसमें पूरा मामला। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड और रिटन एग्जामिनेशन, सीबीटी आपका होगा, फॉलोड बाय एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट होगा आपका, उसमें जो भी मांगा जाता है उस तरह से। उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद मेडिकल होता है आपका। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी लाइक दैट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंडक्टेड बाय आरआरबी, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो
तो उसी ही तरह का स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे रखा जाता है एग्जाम का, मतलब उस तरह का ही पेपर आएगा सेम तरीके से। जैसे मान लीजिए मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 और जीके जीएस के 50, इस तरह से, तो सेम पैटर्न होगा, सेम लेवल होगा। हालांकि कुछ लेवल में फर्क होता है, डाउन होता है, हमने दिया है तो हमको मालूम है, ठीक है। सीबीटी और रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सिंगल और 2 स्टेजेस। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लिखा हुआ है सीबीटी और रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड की जा सकती है या कंडक्टेड होगी सिंगल और 2 स्टेजेस इन द कैटेगरीज वेयर एवर एप्लीकेबल। जिस तरह का एग्जाम है उसमें केवल और केवल एक फेज में एग्जाम हो सकता है और सेकंड फेज में भी हो सकता है, मतलब कहने का प्री भी हो सकता है और मेंस भी हो सकता है। जैसे एनटीपीसी में आपका क्या था, एक प्री एग्जामिनेशन था, एक मेंस एग्जामिनेशन था, और ग्रुप डी में आपका एक ही था, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल फेज में भी हो सकता है और सेकंड स्टेज में भी आपका एग्जाम हो सकता है। दिस सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट, मेरिट के हिसाब से ही सिलेक्शन होगा स्ट्रिक्टली तरीके से। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या हमें सूचना यहाँ से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है हर एक सूचना, बस आप ध्यान से सुनते जाइए क्योंकि जानकारी का अभाव है यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होंगी और मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। क्या कहा गया, द एम्प्लॉय अंडर जीडीसी विल हैव टू पास एप्टीट्यूड टाइप स्पीड स्किल टेस्ट इन द कैटेगरीज वेयर एवर एप्लीकेबल। ये काम की बात नहीं है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज अंडर जीडीसी विल हैव टू पास प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग। भाई ट्रेनिंग भी पास करनी पड़ेगी जीडीसी कैंडिडेट को एग्जाम पास करने के बाद, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजर्वेशन वाला पॉइंट है। द कैंडिडेट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें मस्ट प्रोड्यूस हिज हर कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जैसे आपने ओपन भर्ती में अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे प्रोड्यूस किया था, सेम वैसे ही आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है एज पर सैंपल एनेक्श्योर 1। एनेक्श्योर 1 दिया हुआ है, यानी कि फॉर्मेट देता रेलवे अपना, वो आपको पहले से पता है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिमिलरली फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी सेम बात है, मस्ट प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन, तारीख दे रखे यहाँ पे, तो आपको भी जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें एक डेट देगा, तो उस डेट तक का वो आपका बना हुआ होना चाहिए। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आती है, सारी की सारी बातें। आगे चलते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है, द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन सीबीटी एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट ETC विल बी फिक्स्ड बाय RRC। ये तो चलो आपके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आगे देख लेते हैं हम लोग मोड ऑफ एप्लीकेशन, जस्ट अ सेकंड, मोड ये देख लेते हैं हम लोग, मोड ऑफ एप्लीकेशन, इसमें एप्लीकेशन के बारे में बताया गया। ये तो खैर आपके इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो यहाँ पर हमने कहाँ तक देख लिया इसको, हम थोड़ा सा और आगे देखना चाहें, क्या हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है? यहाँ पर कोई हमारे लिए मुझे इंपॉर्टेंट बात नहीं लग रही। ये तो फॉर्म भरने के स्टेप्स हैं, ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, यहाँ पर इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है इतनी। तो ये तो बाकी सब फॉर्म भरने का है सब कुछ। सिग्नेचर के बारे में बताया कैसे सिग्नेचर होने हैं, पूरा नोटिफिकेशन है, जो जरूरी सूचना थी वो मैंने आपको दे दी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, वही पहले डीवी होगा फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो फॉर्मेट्स आपके कास्ट सर्टिफिकेट के वो किस तरह से आपके होते हैं। फॉर्मेट आपके ये रही, देखिए फॉर्मेट यहाँ पर आपके इस तरह से होंगे। ये फॉर्मेट नोटिफिकेशन में आपका लगा रहेगा SC ST कैंडिडेट के लिए और OBC कैंडिडेट के लिए। SC ST वाला है, और यहाँ पे आगे देख लीजिए आप, ये OBC कैंडिडेट का है, OBC कैंडिडेट का ये सर्टिफिकेट है। तो हर तरीके से आपको GDC एग्जाम की जानकारी ले लेनी है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा GDC के ऊपर, जो मैंने एक लास्ट वीडियो कवर किया था, उसमें बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, उन सभी कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूं। किस किस तरह का आपके मन में डाउट बना है, सारे डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। आई होप कि इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर इस नोटिफिकेशन को हम लोग अपने ग्रुप में डलवा देंगे, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है इस नोटिफिकेशन में, किसी भी बात को आपको पूछना है तो आप कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में आपकी बात का आंसर जरूर दूंगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।